दिल्ली my home, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ऐतिहासिक शहरों में से है। ऐसा कहते हैं कि दिल्ली की उम्र 5000 साल से भी ज्यादा है और इस समय में दिल्ली 11 बार बनी और ध्वस्त की गई, लेकिन हर बार दिल्ली ने अपने घावों को भरा, अपने कपड़ों से धूल को झाड़ा और एक बार फिर अपना सर उठाया। दिल्ली के इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं इस शो में, जिसका नाम है दिल्ली दिल से। मैं हूं मिनी माथुर और मैं आपको मिलवाऊंगी दिल्ली की कुछ बेहद ही खास और दिलचस्प हस्तियों से। आज हमारे साथ है हिंदुस्तान के मीडिया के एक बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत, जिन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू 1974 में यानी करीब 40 साल पहले किया था। ये है एंकर, पॉलिटिकल कमेंटेटर, इलेक्शन एनालिस्ट, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पद्मश्री विनोद दुआ जी। विनोद जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, आई मस्ट टेल यू दैट इट्स एन ऑनर टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू यू। आई हैव लिटरली ग्रोन अप सीइंग यू डू योर स्टफ, और हम बस कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको एम्यूलेट किया जाए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, रियली नाइस ऑफ यू, रियली। अच्छा विनोद जी, जब आपने अपने करियर की शुरुआत की कुछ 40 साल पहले, तब ये सैकड़ों चैनल्स और सैटेलाइट इन्वेजन नहीं हुआ था। तब बस एक ब्लैक एंड वाइट चैनल होता था, दूरदर्शन, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। तो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में जितने भी चेंजेस आए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, वो तो आपने बहुत ही क्लोजली देखे होंगे। क्या फीलिंग्स हैं आपके इस बदलाव के बारे में? कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, बट लेट्स हैव योर टेक ऑन इट। पहली बात तो ये है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत 74 में नहीं की। मैं तब स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बी ऑनर्स अंग्रेजी में कर रहा था, लेकिन जब हिंदी वाले यूथ प्रोग्राम देखे तो उनके एंकर्स मुझे ऐसे लगे कि जैसे सबके दिल टूटे हुए हैं और उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली गई है, और मैं डिबेट्स वगैरह किया करता था। तो इट बिकेम एन एक्सटेंशन ऑफ माय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जो बदलाव की जहाँ तक आपने बात कही, पहले तो सिर्फ सरकारी टेलीविजन था, बाद में वो दूरदर्शन बना। अर्लियर इट वाज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। आई सी। फिर ये दूरदर्शन बना, और तब ये नेशनल लेवल पे भी नहीं था। फिर दिल्ली था, फिर अमृतसर हुआ, फिर बॉम्बे शुरू हुआ, अलग अलग सेंटर सारे शुरू हुए। तो फिर धीरे धीरे जब खबरों की शुरुआत सही मायनों में जो हुई 1992 में, जो प्राइवेट, मैंने एक प्रोग्राम प्रोड्यूस किया, उसका नाम था न्यूज़ लाइन। प्रमोट किया उसको आनंद बाजार ग्रुप ने, और उसके एंकर थे मेरे दोस्त MJ अकबर। राइट, ठीक है। तो न्यूज़ लाइन वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट नॉन गवर्नमेंटल करंट अफेयर्स स्पॉन्सर्ड मैगजीन। दूसरा अटेम्प्ट जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूज़ था, देन ये इंडिया टुडे ग्रुप के लोग दे कॉन्टेक्टेड मी, और तब टीवी टुडे शुरू किया हमने। न्यूज़ ट्रैक नाम की जो मैगजीन थी, उसकी डमी मैंने बनाई थी, पहली टीम मैंने रिक्रूट करी थी। तो वो न्यूज़ ट्रैक दूसरा अटेम्प्ट हुआ, गैर सरकारी, प्राइवेटाइज इंफॉर्मेशन। हाँ, गैर सरकारी। 1999 से 2000, 2001, 2002 ये टाइम था जब ये सारे न्यूज़ चैनल्स आए हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। सो आपने काफ़ी बदलाव देखे होंगे ऑन हाउ न्यूज़ वाज देन, और अब खबरों का सिलसिला जो है और जो न्यूज़ एनालिसिस है वो किस प्रकार चलाया जाता है। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? भाई मेरा व्यू बड़ा सिंपल है कि आजकल जो चल रहा है उसे अंग्रेजी में मॉक पार्लियामेंट्री कॉक फाइटिंग कहेंगे। कि जैसे आपने रुदाली नाम की फिल्म देखी होगी, जो प्रोफेशनल ड्रोनें पीटने वाली होती हैं, मोनर्स जो होती हैं, व्हीलर्स, चेस्ट बीटर्स। मैं रोज़ शाम को वही रुदालियाँ देखता हूँ अलग अलग न्यूज़ चैनल पे। 6 विंडो बनी हुई हैं, उनमें वही रुदालियाँ हैं। आप उनको इस चैनल पे बुला लो, दूसरे पे बुला लो, किसी टॉपिक पे बुला लो, वो आकर रो पीट कर चली जाएंगी। हमारी निगाहों में ये टेलीविज़न नहीं है। जो टेलीविजन प्रोग्राम विनोद दुआ को हिंदुस्तान के हर घर में ले आया, वो था संडे मॉर्निंग फैमिली मैगजीन शो आपके लिए, जो कुछ 1981 से लेकर 1984 तक चला था, राइट? इस शो का सफर कैसा रहा? संडे मॉर्निंग 1 घंटे का प्रोग्राम था। तब कमलेश्वर थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के, और तब ये फैसला किया गया कि संडे मॉर्निंग का एक प्राइम टाइम बनाया जाए। तब ये सीरियल शुरू नहीं हुए थे, रामायण या महाभारत, ये 85 में आए, बाद में 85, 86 वगैरह में। तो जब ये तय हुआ कि ऐसा फैमिली मैगजीन प्रोग्राम तैयार किया जाए, सो द चॉइस केम टू मी। तो आप अपनी स्टोरीज खुद सोर्स करते थे एंड यू वर? नहीं, उसमें एक तो बाबा पापा कार्टून फिल्म वो बाहर से आती थी, उसमें एक आध और फिल्म थी वो भी बाहर से आती थी। अच्छा, फिर उसमें स्किट्स जो थी, स्किट्स वो जो लोकल हमारे आर्टिस्ट थे, बड़े टैलेंटेड थे, they used to perform. हाँ, they used to perform, they used to do their own skits, we used to approve, then we used to get singers also, and good singers who used to come and sing, जो गाते थे उसमें complete family and the first family entertainment show। उसमें रिपोर्ट भी होती थी कुछ। तो 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम था आपके लिए नाम का भैया।
आजकल तो सेलिब्रिटी इंटरव्यूज का बोलबाला है और मिनिस्टर्स तक को सवालों के कटघरे में खड़ा करना एक आम बात है। लेकिन ये एक पहल थी जो विनोद जी ने 1985 में जनवानी नामक एक प्रोग्राम से की थी, जहां आम आदमी जो है वो मिनिस्टर्स से सवाल कर सकते थे। इसका आइडिया आपको कैसे आया और कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? वाज इट इजी? देखिए, ऐसा था, उसके लिए उससे पहले मैं इलेक्शन एनालिसिस कर चुका था 84 में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो जी। 85 में ये शुरू हुआ था और मुझे अच्छी तरह याद है 10 मार्च 1985 को पहली रिकॉर्डिंग थी और राव बीरेंद्र सिंह वाज द फर्स्ट गेस्ट। जो मुझे ब्रीफ दिया गया था वो ये था कि मंत्री जी बैठे होंगे, लोग होंगे, वो उनसे सवाल पूछेंगे, वो जवाब देंगे। तो मेरे जहन में पहली बात ये आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट मार्शल दोनों का फॉर्मेट एक ही है। बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एब्सोल्युटली वो प्रवचन दे सकते हैं और लोग सुन सकते हैं जी, और फिर अपना सवाल निर्मल बाबा की तरह हम पूछ सकते हैं। और कोर्ट मार्शल में ये है कि चलो भाई, अब हमने तुमसे सवाल पूछने हैं, जवाब दो। करेक्ट। तो मैंने कहा इनके जहन में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोर्ट मार्शल में खुद बना दूंगा इसको। और जब शुरू हुआ तो उसकी पॉपुलैरिटी ऐसी हुई और फिर जो प्रोड्यूसर थे वो भी मतलब उनको भी ऐसी अच्छा लगा। आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म और पॉलिटिकल जर्नलिज्म में आना चाहती है, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? भाई, पहली बात तो ये है कि जनरल प्रैक्टिशनर्स के दिन खत्म हो चुके हैं। You have to be a specialist. Not only that, I mean you have to know your job. आज के दिन जो अच्छे जर्नलिस्ट माने जाते हैं, और वाकई जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो 24/7 जर्नलिस्ट हैं। 24 घंटे में वो 24 घंटे जर्नलिज्म करते हैं। दूसरी बात, उनका रिसर्च इमैक्युलेट होता है, बढ़िया रिसर्च करते हैं। मैं सिर्फ अच्छे जर्नलिस्ट के जो टॉप पर हैं उनकी बात करूँ, टेलीविजन के, वो आउटडोर भी अच्छी तरह से संभालते हैं, वो इंडोर भी अच्छी तरह से संभालते हैं। अच्छे जर्नलिस्ट हैं ये। पहली सलाह तो ये कि जनरल प्रैक्टिशनर के दिन बीत गए हैं। दूसरी बात है कि अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आपको जर्नलिस्ट ही बनना, फुल ब्लडेड जर्नलिस्ट बनना है आपको। There's no half measures. हाँ, मतलब आप रीडर नहीं है, मतलब आपको सब्जेक्ट को भी जानना है, उसकी हिस्ट्री भी जाननी है, उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसको भी जानना है। अब देखिए, मेरा ये I'll be completing almost 39 years in November. You are as good or as bad as your last show. अभी भी मतलब हर टेलीकास्ट से पहले, हर रिकॉर्डिंग से पहले 10 सेकंड मेरा दिल धड़कता है। That's the sign of a really good person at work. Well, आप खाने पीने के भी बहुत शौकीन हैं और आपका जो शो है जायका इंडिया का, वो आप होस्ट करते हैं। You go to wonderful places to eat. तो आपको क्या ज़्यादा मज़ा आता है? What do you prefer? These तेज तरार political shows या फिर soft stuff like this? देखिए, जब ये शो शुरू किया था जी, तो बहुत लोगों ने कहा, क्या सर आप कहाँ इलेक्शन एनालिसिस करते हो, कहाँ सड़क पे खड़े हो के? मैंने कहा आपको समझ में नहीं आएगी अभी। फूड इज़ पॉलिटिकल, उसी को लेकर सारा झगड़ा है पूरी दुनिया में, उसी को लेकर सारी पॉलिटिक्स है। गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। हाँ, पहली बात तो ये है। दूसरे, इट्स नॉट फूड अलोन। आप जब किसी नए शहर जाएंगी या कोई भी जाता है नए शहर में, आप क्या करते हैं जाकर वहाँ? एक तो अपने लोगों से मिलते हैं, दोस्त रिश्तेदारों से अगर हों तो, और फिर खाना खाने की जगह शहर देखते हैं और अच्छी जगह पे खाना खाते हैं। मैं वही आपके लिए करता हूँ। दिस शो इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मुझे खुद नहीं मालूम होता मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। 2 यूनिट्स होते हैं मेरे साथ, उनको पूरी इंस्ट्रक्शन के जस्ट फॉलो मी। मतलब मेरा कुछ नहीं पता होता मैं किधर मुड़ जाऊँगा चलते चलते, कहाँ रुक जाऊँगा, क्या बोल दूँगा। मैं आपको जगह दिखाता हूँ और अच्छी जगह खाने की दिखाता हूँ। तो ये सिर्फ खाना नहीं है। आई एम यूजिंग द टूल्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी टू गिव यू अ वाइकेरियस ट्रिप टू दैट सिटी। जाहिर है आप इतने फूडी हैं, आप रूट्स में जाके नए खाने और पकवान ढूंढ के लाते हैं। दिल्ली में ऐसी कौन सी जगहें हैं जो आपकी फेवरेट है, जो हमारे व्यूअर्स को भी पता चलनी चाहिए? कौन से ऐसे गड़े खजाने हैं जो हमें नहीं पता? देखिए, मैं दिल्ली पे काफ़ी प्रोग्राम किए मैंने जायका में, और दिल्ली तो मतलब शुरू से ही माइग्रेंट टाउन रहा है। यहाँ पर आपको कायस्त क्विजीन मिलेगा जो रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता, घरों में मिलता है। मैंने उस पर भी एक किया। यहाँ पर आपको मुगलाई क्विजीन मिलेगा वॉल सिटी का, वॉल सिटी पे अलग से किया मैंने। फिर वॉल सिटी में ही जो वेजिटेरियन खाना है उसकी अपनी बात है, वो किया। अच्छा, फिर जो रिफ्यूजीज पंजाबी आए उनका जो खाना एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है, उनका खाना जो है उस पे किए काफ़ी सारे, वो खाना सब जानते हैं वो। फिर जो बंगालीज आए रिफ्यूजीज, जैसे चितरंजन पार्क, EPDP, ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पीपल सोसाइटी, नाम उसका असली ये है। हाँ, अच्छा, उनका खाना चितरंजन पार्क में अलग बंगाली कुजीन, पूजा के टाइम पे और खिल के बाहर आता है, एकदम आता है बाहर, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके अलावा जब टिबेटन्स आए यहाँ पर, टिबेटन्स का खाना अलग से है। मोमोज, थुकपास, वो सारा राजेंद्र प्लेस के आसपास, राजेंद्र प्लेस के आसपास और जमुना के किनारे किनारे, अब ये मजनू का टीला पर अगर आप देखें जी, तो वो है।
अब जो अच्छी बात हुई है कि दिल्ली में ईटिंग जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। और बड़े अच्छे अच्छे हो गए, इंटरनेशनल ईटिंग जॉइंट्स भी हो गए हैं, सारे फ्लेवर्स यहाँ मिलते हैं। आपके फेवरेट्स में से कौन से हैं? मेरा पैलेट एकदम देसी है, मुगलाई और पंजाबी, और कह सकते हैं कि मतलब जो वेजिटेरियन फूड जो पुरानी दिल्ली का, मेरा पैलेट वो है। तो अगर मेरे सामने चॉइस हो सूफले हो और देसी घी की जलेबी हो, मैं जलेबी की तरफ। ओके, आई डोंट ब्लेम यू फॉर दैट। वैसे विनोद जी की जो फैमिली है वो डेरा इस्माइल खान को बिलोंग करती है और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनकी जो फैमिली थी वो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गई थी। तो उस समय तो शायद तब तो आप नहीं थे, आप तो दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, लेकिन उस समय की कहानियाँ आपको फैमिली से काफ़ी सुनने को मिलती होंगी, हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए, एक मज़हब के बुनियाद पर एक नया मुल्क बना जी। और हम मुसलमान नहीं थे, तो हमें यहाँ आना ही था। मैसिव बिगेस्ट माइग्रेशन इन हिस्ट्री भी कहा जाता है उसको, ठीक है ना। तो उस ढंग से हम विक्टिम बने कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए, हमारे पेरेंट्स बने बनाए घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए और यहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट किया एकदम। तो मैं जब पैदा हुआ था तो नबी करीम नाम का इलाका है शीला सिनेमा के पीछे पहाड़गंज में, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स एक कमरे में रहते थे। Which was like a resettlement colony? No, slum. It was a slum. Virtual slum. अच्छा। एक कमरा, कमरे के बाहर नाली, नाली के ऊपर एक तख्ता बिछा के मेरी माँ वो किचन करती थी, कमरे में खिड़की भी नहीं थी, वहीं पर रहते थे। फिर मैं 1 साल का भी नहीं हुआ था, हम चले गए जंगपुरा भोगल रिफ्यूजी कॉलोनी। नीचे दुकान, ऊपर मकान, मकान में एक कमरा, एक रसोई और कॉमन टॉयलेट्स। फिर हम शिफ्ट किए दूसरी रिफ्यूजी कॉलोनी किंग्सवे कैंप के नज़दीक हकीकत नगर, खालसा कॉलेज के सामने, दिल्ली यूनिवर्सिटी माल रोड। हमने वो देखा जब बिजली भी नहीं हुआ करती थी, जब मटके से हम पानी पीते थे, जब आप समझ सकते हैं जब बिजली ना तो फ्रिज वगैरह कुछ नहीं होगा। तब शेयरिंग बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ज़िंदगी एक तो इंडोर नहीं थी, एयर कंडीशन नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, टेलीविज़न नहीं था, तो हम आउटडोर हुआ करते थे सारे। तो उसमें जो बॉन्डिंग्स हमारी बनी, They were solid. They were solid and still remain। मेरे बचपन के दोस्त अभी तक मेरे साथ हैं, 2-1 चले गए, ठीक है, मतलब बट बाकी सब तमाम लोग वो मेरे साथ हैं, कॉलेज के दोस्त मेरे साथ हैं अभी भी। तो एक तो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इस तरह से हुई कि हम आउटडोर हुआ करते थे, दूसरे शेयरिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तीसरा ये था कि जैसे एज रिसेंट एज 1976 दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो जनकपुरी से, तिलक नगर से, वहाँ से लोग आ रहे हैं, ट्रकों में खाना ला कर दे रहे हैं। ये जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ दिल्ली का, ये 90s में हुआ जी, कि भला उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से ज़्यादा बड़ी कैसे। दिल्ली को आपने अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखा है, और ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आपने अपनी आंखों से देखे हैं which have made Delhi a better place to live in? दिल्ली इस वक्त जैसी है बहुत अच्छी है, पहले ऐसी नहीं थी। एक तो मेट्रो से ज़िंदगी बहुत आसान हुई है लोगों की, जो मेट्रो से कम्यूट करते हैं। मैं आपको बताऊं, कई दफ़े मैं भी करता हूं, मैंने कार्ड बनवा रखा है, तो मेरा ड्राइवर घर से निकलता है गाड़ी लेके मेरी, वो राइट मुड़ जाता है, मैं लेफ़्ट मुड़ जाता हूँ पैदल। एक मेट्रो स्टेशन मेरे घर के नज़दीक है, एक्सचेंज स्टोर पे 8-10 मिनट का वॉक है। तो मैं वहाँ से लेकर पहले बोट क्लब तक जाया करता था, उसके बाद तो काफ़ी अर्सा हो गया इस्तेमाल के बाद। मैं पहले पहुँच जाता हूँ और वो 10 मिनट बाद में पहुँचता है मेरा ड्राइवर। तो मेट्रो से एक तो लोगों को आसानी हुई है। मेरी बड़ी बेटी मॉडर्न स्कूल की पढ़ी हुई, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो मेदांता मेडिसिटी में साइकोलॉजी काउंसलर 4 साल उसने काम किया। उसके लिए गाड़ी है, लेकिन शी ऑलवेज प्रेफर्ड मेट्रो, जो अच्छी बात है मेरे लिए। जी, देयर आर सो मेनी हैप्पी प्लेसेस व्हिच हैव कम अप। या लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब शॉपिंग मॉल। जी, आई लाइक वॉकिंग इन द मॉल। यू लाइक शॉपिंग मॉल्स? वाह, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आने ही वाली थी, आपने पहले मॉल्स कह दिया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, हमारा ज़माना क्या था, जब हम छोटे थे तो गाने भी बड़े थके हुए होते थे, दिल टूटे हुए दिल के गाने होते थे। अब विनोद दुआ 7th बी में पढ़ते हैं, निक्कर पहनते हैं, बारिश आ गई, असेंबली हॉल में होगी, चलो जी, हॉल में असेंबली हुई तो टीचर ने अनाउंस किया विनोद दुआ 7th बी, अब गाना सुनाया गया। अब विनोद दुआ 7th बी खड़े हो गए, निक्कर पहनी हुई है और वो गा रहे हैं, आंसू भरी हैं ये जी। गाने ही ऐसे होते थे। टुडेज सॉन्ग्स आर जॉयस, प्लेसेस आर जॉयस, ऑलराइट। लोगों को अच्छा लगता है घर से बाहर, आउटिंग के बहुत ज़्यादा मौके हैं, जगहें हैं। पहले सिर्फ इंडिया गेट लॉन्च हुआ करते थे। आई लाइक दैट। सिनेमा हॉल्स हैं छोटे छोटे, मतलब गोइंग टू सी अ मूवी हैज बिकम अ प्लेजर नाउ। छोटे छोटे सिनेमा हॉल, गोइंग विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स इज अ प्लेजर। तो ये अच्छे लगता है मुझे बहुत। नॉट जस्ट दैट, आई मीन अगर आप हैप्पी जॉयस प्लेसेस की बात करें, म्यूजिक की बात करें, तो आप कल्चरल शोज जो हैं वो
आम आदमी के रीच में भी हो गई हैं, जैसे कि म्यूजिक इन द पार्क है या फिर जहान खुसरू है, या दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कल्चरल कोई शक नहीं फेस्टिवल्स। तो क्या आपको लगता है कि नाउ वी कैन ट्रूली कॉल दिल्ली द कल्चरल मेल्टिंग पॉट ऑफ द कंट्री? जो सीन लेट 70s में था कि थिएटर का सेंटर सिर्फ मंडी हाउस था जी, तब ये चर्चा होती थी कि थिएटर शुड गो टू पीपल इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग पीपल टू कम टू थिएटर। जी, अब ये है कि मंडी हाउस नहीं है सिर्फ, अब हैबिटेट भी है, चितरंजन पार्क में भी हैं लोग। मैं अभी देखने गया, कुछ प्लेस मैंने देखे पिछले दिनों। आई एम सो हैप्पी देयर इज अ जनरेशनल चेंज। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे जब हम प्लेस देखते थे कि खुश होकर हु करते नहीं यंगस्टर्स। हाँ, हम नहीं, हम तो चुपचाप दिखा करते थे। मतलब पीपल आर जॉयस, पीपल आर हैप्पी, यंगस्टर्स। आई मीन, मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल क्लास ऑल्सो दे गो टू सी दिस प्लेस, दे गो फॉर कॉन्सर्ट्स एंड ऑल एंड दे एंजॉय इट। अभी गंधर्व वालों ने, गंधर्व महाविद्यालय ने अपना क्वायर को री इन्वेंट किया, रीस्टार्ट, काफ़ी अरसे बाद शुरू किया दोबारा से, और हम गए सुनने। द नंबर ऑफ यंगस्टर्स ओवर देयर वाज अमेजिंग। विनोद जी ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में हंसराज कॉलेज से की थी, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। तो आइए कॉलेज के दिनों की दिल्ली के बारे में जो बातें हो सकती है वो उनसे करते हैं। चलिए, आपको मैं थोड़े फटाफट सवाल पूछती हूँ। आपके कॉलेज की वो दिल्ली आज की कॉलेज की दिल्ली से कैसे अलग है? आज के कॉलेज की दिल्ली जो है उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब सुविधाएं हैं, कॉन्सिक्वेंटली बहुत ज़्यादा कंजेशन है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इतनी कारें नहीं होती थी, मोटरसाइकिल गिने चुने हुआ करते थे, कैंपस में शांति होती थी। तो लाइब्रेरी जाया करते थे हम, और कॉफ़ी हाउस हमारा एक वो सेंटर होता था, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और जगह नहीं थी, कोई पब्स नहीं हुआ करते थे। हाँ, डिस्कोथेक हुआ करते थे बड़े अच्छे से। मेडन्स होटल में होता था सेंसेशन, ओबेरॉय में होता था तबेला। अच्छा, कश्मीरी गेट पे कार्ल्टन रेस्टोरेंट हुआ करता था, विनोद नागपाल जो हैं उनका। I see. तो उनका जो डिस्कोथेक था उसका नाम था ड्रॉप आउट। अच्छा, परफेक्ट। सारे वही इकट्ठे होते थे। तो ये डिस्कोथेक हुआ करते थे, लेकिन दे वर ऑल्सो क्लास प्रिविलेज। हाँ, मतलब हमें बड़ा, हम सरकारी स्कूल के पढ़े हुए, तो हमें बड़ा वो एहसास कमतरी हुआ करता था कि मतलब, हाँ मतलब कि मतलब अंग्रेजी बोलने वाले लड़के लड़कियां वहाँ डिस्कोथेक में जाते हैं। हाँ। और आई वॉज नॉट ब्रॉट अप इन दैट कल्चर, डांसिंग वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ माई अपब्रिंगिंग, अभी तक भी नहीं है, ठीक है ना। तो बट ये एक बड़ा होता था मतलब, और हम लोगों का कॉफ़ी हाउस होता था, और हम लोग पॉलिटिकली बड़े एक्टिव थे। 71, 72, 73, 74, वेरी वॉलेटाइल टाइम्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब जो है, अब स्टूडेंट्स हैव मोर रिसोर्सेज, their parents like my age group, they have done well, they go to different pubs and different places and they're happy. चलिए, अगर दिल्ली को एक शब्द या एक वाक्य में इनकैप्सुलेट करना हो तो आप क्या कहेंगे उसे? दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीरथ है सारे जहान का। एक फिल्मी गाना है ये, आपको मालूम है? वो भी स्वर्गीय श्री मुकेश चंद्र माथुर ने गाया है। जी, मुकेश जी ने गाया है, जो जिनकी शादी जहाँ मैं रहता हूँ पिछली गली में हुई थी। Oh, really? जी। एक वाक्य में कहना हो कि मतलब मेरा घर है भाई। ग्रेट। और घर में बहुत कुछ होता है, घर में मेहमान भी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। इट्स होम। इट्स होम। ओके, वेल, दिल्ली के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ़ हैं। आपने कहा कि आप नॉर्थ दिल्ली में इतने साल रहे, साउथ दिल्ली में आप रह चुके हैं। व्हाट आर अ फ्यू ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस इन दिल्ली जहां आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है? देखिए, ऐसा है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या बचपन से लेकर जब आप कॉलेज वगैरह में होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, आप हज़ारों किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा 5-6 किताबें आपके साथ आखिर तक रहती हैं, ठीक है ना। आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन लोग जो अपने 30, 35, 40 वही रहते हैं। मतलब तो मेरी भी अब वो स्टेज आ गई है कि पूरी दिल्ली घूम के, जैसे चप्पा चप्पा आपने कहा, मेरा कुछ रूट्स बंधे हुए हैं जो मेरे फेवरेट जगह हैं। बताइए। एक तो जब मैं घर से निकलता हूँ तो आउटर रिंग रोड लेकर, ठीक है, मुझे IIC जाना ही होता है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वो मेरा अड्डा है। नाइट आउट विद द बॉयज़? नाइट आउट, इवनिंग टी ऑल्सो, चाय पी के, और फिर मतलब हमारा ग्रुप है पूरा वहाँ पे, वो मुझे जाना ही होता है। दूसरा, कभी कभी खान मार्केट में वॉक ले लेता हूँ मैं। तीसरा, जब वापस जाता हूँ घर, अगर हमें कहीं जाना हो तो मेरी वाइफ वहाँ आ जाती है या हम घर से निकल जाते हैं। तीसरा, जब मैं घर वापस जा रहा होता हूँ तो वाया दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस होके जाना है मुझे। जब तक मैं वो रिज की महक ना लूँ, पहाड़ी जिसे बोलते हैं वहाँ पर, बॉन्टा भी बोलते हैं, मेरी ये मतलब जो जर्नी है मुकम्मल नहीं होती दिन की। तो मेरे बेसिकली यही कोऑर्डिनेट्स हैं। सिविल लाइंस मेरा घर, आउटर रिंग रोड, खान मार्केट,
और इंडिया इंटरनेशनल सिनेमा। और कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो आपको बहुत खास ही पसंद है? मॉन्यूमेंट्स आई मीन दिल्ली फुल सारे ही मुझे पसंद हैं, सारे ही पसंद हैं, लेकिन मैं उनको फ्रीक्वेंट करता हूँ, रोज़ जाता हूँ या महीने में एक दफ़े जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब हम खुशकिस्मत है कि जो पहला मुग़ल मॉन्यूमेंट है वो भी दिल्ली में है, और जो आखिरी मुग़ल मॉन्यूमेंट वो भी दिल्ली में है, वो भी दिल्ली में है। एंड दे आर सो वेल मेंटेन्ड। हाँ, दे आर वेल मेंटेन्ड। हुमायूंस टूम पहला और सफदरजंग टूम आखिरी। जी। ये बात और है कि जब सफदरजंग टूम बन रहा था तो उस वक्त मतलब बहुत मुश्किल था दिल्ली से बाहर निकलना भी। दिल्ली से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, लिहाजा जो खाना टूम है निज़ामुद्दीन का, उसके डोम से लाल पत्थर तोड़कर वो सफदरजंग टूम पर लगाया गया। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था। तो उस पर लगाया गया। फिर वो दरबार वाली दिल्ली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जहाँ दरबार 1911 नॉर्थ दिल्ली में हुआ, वो तो ढका धीरपुर नाम। मैंने नहीं देखा पर मैंने सुना है। हाँ, वहाँ मूर्तियाँ अभी भी रखी हुई हैं, किंग जॉर्ज की मूर्ति हैं, तमाम मूर्तियाँ। अब तो उसको बड़ा अच्छा करने की बना रहे हैं। नाउ दे आर बिल्डिंग ए मेमोरियल, राइट, जहाँ दरबार हुआ था, जहाँ सारे हमारे राजे रजवाड़ों ने माथा टेका था अंग्रेजी बादशाह को, मेवाड़ के अलावा। दैट्स अमेजिंग कि वो अभी तक उसी तरह उसी हाल में है। इट्स वेल प्रोटेक्टेड। पहले तो राजधानी वहाँ बननी थी, नई दिल्ली, तो उसका तो फाउंडेशन स्टोन भी लेकर दिया गया था वहाँ पर। लटेन साहब जब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं बनाएंगे हम राजधानी। देन रातों रात उस फाउंडेशन स्टोन को उखाड़ कर उसे बैलगाड़ी में डालकर यहाँ रायजीना लाया गया, जहाँ पर अब राष्ट्रपति भवन है, जो वाइसरेगल लॉज। जी। तो वो सारा, वो दूसरी दिल्ली है, कॉलोनियल दिल्ली। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर का ऑफिस है वो वाइसरेगल लॉज होता था। वहीं पर जो अब रजिस्ट्रार का ऑफिस है, वहीं पर लॉर्ड माउंटबेटन ने एडविना को प्रपोज किया था। उसी के नीचे डंजॉन है एक, वहाँ सरदार भगत सिंह जी को रखा गया था। My God, really? It all happened in one place? Yes. दिल्ली के बारे में अगर कुछ आप बदल सकते तो वो क्या होता? पहले तो मैं आई विल इंश्योर कि एक ऐसा डिसिप्लिन लागू हो कि आप 10 गाड़ियाँ रखना चाहते रखिए, लेकिन पार्किंग आप अपने घर के अंदर, ऐसा घर बनाएं आप। दूसरे, आप किसी भी परिवार को एक दिन में 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ ले जाने की इजाज़त ना हो। आप चेंज करके लेते जाइए, पर एक दिन में 2 ही निकले आपके एक दिन में 2 ही निकले आपके पास। हाँ, क्योंकि आज ये हालत हो गई है हमारी कि जब हम चल रहे होते हैं सड़कों पर, आप मेजर आर्टरीज को छोड़ दीजिए, रिंग रोड वगैरह और जो दूसरी सड़कें जो चौड़ी हैं, मतलब इतनी नज़दीक चलती है गाड़ियाँ दैट यू कैन ड्रॉप अ पार्सल इन द नेक्स्ट कार, अगर खिड़की खुली हुई हो तो। रोड रेज इसीलिए बढ़ती है। हाँ, तो एक तो मैं कंजेशन कम करूँगा। दूसरे, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आई विल इंश्योर दैट इफ़ माई डॉटर्स want to enjoy a full moon night, a walk in a garden next door, they should be able to do that. Wonderful. Well, 1996 में बीडी गोइंका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म और 2008 में पद्मश्री से सम्मानित विनोद दुआ से हमने आज बहुत दिलचस्प बातें की। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा। विनोद जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी दिल्ली के एक और पहलू को लेकर, दिल्ली की एक और दिलचस्प हस्ती के साथ। तब तक के लिए मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी